हरियाली और खुशहाली के लिए मशहूर आनंदपुर गांव इस साल भीषण सूखे की चपेट में आ गया था। महीनों से बारिश नहीं हुई, तालाब, कुएं और नदियां सूख गईं। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और लोग पानी के लिए मीलों दूर जाने को मजबूर थे। इसी गांव में विजय अपनी पत्नी सुनीता और नवजात बेटी परी के साथ रहता था। गरीब किसान विजय ने कुछ महीने पहले गांव के सबसे अमीर मगर निर्दयी आदमी सेठ धर्मपाल से कर्ज लिया था। सेठ अपने पैसे ब्याज समेत वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सूखे की वजह से विजय की फसल तबाह हो गई थी और उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। एक रात जब गर्म हवाएं गांव में भय फैला रही थीं, सुनीता चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करें? पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं, ऊपर से सेठ धर्मपाल का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा, लेकिन हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। वहां सेठ के आदमी खड़े थे। विजय, बाहर निकल वरना हम अंदर आकर तुझे खींच निकालेंगे। सुनीता घबरा गई और अपनी बेटी को सीने से चिपकाकर रोने लगी। देखो जी, मैंने कहा था ना कि वह लोग हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डरो मत, अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। विजय जैसे ही बाहर आया, सेठ धर्मपाल ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मुझे आज कोई बहाने मत सुनाना, तू बस मेरे पैसे निकाल। सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया और मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ा या तेरी नीयत खराब हो गई? चलो भाइयों, इसे सबक सिखाओ। सेठ के गुंडों ने विजय को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उधर सुनीता ने देखा कि भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह परी को गोद में उठाकर पिछवाड़े से भाग गई। दौड़ते दौड़ते वह गांव के बाहर बहने वाली सुखा नदी के पास पहुंची। पीछे मुड़कर देखा तो सेठ के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। उसे किनारे एक नाव दिखी। सुनीता ने बिना समय गंवाए परी को नाव पर रखा और उसे नदी में धकेल दिया। बेटी, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर होते नहीं देख सकती, लेकिन तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने सुनीता को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विजय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हे भगवान विजय, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अब इसका आदमी मर गया, इसे भी खत्म कर देते हैं। नहीं, इसे गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। तू बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और विजय की चिता के साथ जला दो। गांव वाले मूक दर्शक बने यह भयावह दृश्य देख रहे थे। किसी में भी सेठ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में विजय और सुनीता की लाशें राख में बदल गईं। उसकी बेटी परी को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? वह तो कहीं मर गई होगी। गांव वाले परी को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सुखा नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रघु और उसकी पत्नी कमला रहते थे। उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी खत्म हो गया था और जीवन कठिन हो गया था। एक शाम जब रघु नदी किनारे बैठा था, उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यहाँ तो कोई घर भी नहीं है, फिर ये बच्चा कहाँ रो रहा है? वह आवाज की दिशा में बढ़ा और किनारे पर हिलती हुई एक नाव देखी। उसने नाव में झांका और देखा कि उसमें एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी। कमला, जल्दी आओ, देखो मेरे पास क्या है। कमला भागती हुई आई और बच्ची को देखकर खुशी और हैरानी से भर उठी। ये बच्ची कहाँ से आई? नाव में पड़ी मिली, पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। कमला ने प्यार से परी को गोद में उठा लिया। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। हमें इसे इसके असली माता पिता को लौटा देना चाहिए। अगर हमें कभी अपनी संतान नहीं मिली तो? कमला की आंखों में ममता छलक रही थी। रघु चुप रहा। फिर दोनों बच्ची को लेकर झोपड़ी में चले गए। अगली सुबह जब रघु पानी लेने गांव गया,
उसने सुना कि सेठ धर्मपाल परी को ढूंढ रहा था। सेठ जी, हमने हर जगह ढूंढा लेकिन बच्ची नहीं मिली। तो उसकी लाश चाहिए मुझे। एक दिन एक आदमी से रघु को यह पूरी बात पता चली कि परी इसी गांव की है। हे भगवान, इसका मतलब परी इसी गांव की थी और इसके माता पिता की हत्या कर दी गई। उसी समय आकाश में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे, लेकिन तभी बिजली गिरी और सीधे सेठ धर्मपाल पर आकर गिरी। उसकी चीख गूंज उठी और अगले ही पल वह जलकर राख हो गया। भगवान, आपने न्याय कर दिया। बारिश के पानी से सूखा नदी का पानी मीठा हो गया था। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। रघु ने परी को गोद में उठाया और कमला से कहा, अब यह हमेशा के लिए हमारी बेटी है, इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। समय बीतता गया। रघु ने खेती शुरू की और परिवार खुशहाल हो गया। परी उनकी दुनिया बन गई और गांव में भी समृद्धि लौट आई। अब आनंदपुर गांव फिर से खुशहाली और हरियाली से भर गया था। बहुत पुराने समय की बात है। विजयनगर नामक गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी सुनीता के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े और मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो पिताजी, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे चालाक लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। यह कहकर लकड़हारे रामलाल ने अपने लंगड़े और मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर प्रस्थान किया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक धनी व्यापारी रघुनाथ की नजर लकड़हारे पर पड़ी। वह सोचने लगा, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी यह शक्ल से ही मूर्ख लगता है। रघुनाथ लकड़हारे के पास पहुंचा और बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है। बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचोगे? बिल्कुल हुजूर, भला इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? तब ठीक है, ये लो 2 चांदी के सिक्के और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा रामलाल अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे चल पड़ा। वह सोच रहा था, बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। कुछ देर बाद धनी व्यापारी अपने घर पहुंचा और बोला, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जा सकते हो। जैसे ही लकड़हारे ने घोड़े से लकड़ियां उतारनी चाही, रघुनाथ चिल्लाया, अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि इसे लेकर वापस जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं, जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले सारी लकड़ियां बेची। सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, बल्कि तूने अपने घोड़े को भी बेच दिया। तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं,
उसी हालत में बेचेगा। धनी की बात सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए यहां से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन धनी ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और कहा, देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुंह फेर रहा है। इसे सरपंच जी के पास ले चलो। धनी व्यापारी रघुनाथ लकड़हारे को सरपंच धर्मपाल के पास ले गया, जो उसका घनिष्ठ मित्र था। उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सरपंच ने अपने मित्र के पक्ष में फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है। उसने ग्राहक की शर्त मानी थी, इसलिए दोष उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं। बेचारा रामलाल अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब घर पहुंचा, तो सुनीता ने पूछा, बापू, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के नाम पर कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से चला गया। सारी बातें सुनकर सुनीता ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बापू, तुम चिंता मत करो। भगवान के घर देर है, पर अंधेर नहीं, सब ठीक होगा। अगले दिन सुनीता ने खुद लकड़ियों का गट्ठर गड्ढे पर लादा और बाजार की ओर रवाना हुई। यदि वह बेईमान व्यापारी मुझे मिल गया तो मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। जब वह बाजार पहुंची तो आवाज लगाने लगी, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उसी समय धनी आदमी फिर किसी को ठगने के इरादे से बाजार में घूम रहा था। उसने सुनीता को देखा और मन ही मन बोला, वाह, आज फिर से एक शिकार मिल गया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा भी मिल जाएगा। वह सुनीता के पास गया और पूछा, लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है? 3 चांदी के सिक्के हुजूर। सौदा महंगा है, क्या कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं। सेठ मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की तो बहुत तेज लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी लकड़ियां खरीदता हूं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? मुझे लकड़ियां जिस हाल में हैं, उसी हाल में बेचनी होंगी। सुनीता समझ गई कि ये वही सेठ है जिसने मेरे पिताजी को ठगा था, और सेठ उसे भी उसके पिता की तरह धोखा देना चाहता है। लेकिन वह घबराई नहीं। उसने चालाकी से कहा, बिल्कुल सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आप भी मेरी एक शर्त मानेंगे। कौन सी शर्त? आपको लकड़ियां जिस हाल में है उसी हाल में खरीदनी होंगी और भुगतान भी उसी हाल में करना होगा। बिल्कुल, ये तो मेरी ही शर्त है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर न करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे हाँक चल। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो फुट फूट के रोएगा। सुनीता यह सोचते हुए धनी के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई या मैं याद दिलाऊं? अरे मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, माफी चाहती हूँ। अभी गधा बांधे देती हूँ। सुनीता ने चुपचाप गधे को खंभे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। सेठ जी, आपने लकड़ियां जिस हालत में थीं, उसी हालत में खरीदी और साथ में मेरा गधा भी ले गए। तो आपने भी यह वादा किया था कि सिक्के जिस हालत में होंगे उसी हालत में देंगे। अभी तो वे आपके एक हाथ में है। सौदे के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ आपका हाथ भी चाहिए।
सुनीता की बात सुनकर सेठ घबरा गया। उसने गुस्से में कहा, क्या बक रही हो लड़की? बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। तभी अचानक वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सुनीता ने सारी बात गांव वालों को बताई। सभी गांव वाले सुनीता की बात से सहमत हो गए। हाँ हाँ, सेठ को अपने सौदे के मुताबिक एक हाथ देना ही होगा। अरे बेटी, ऐसा मत कर। मैं तुम्हें तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और 4 चांदी के सिक्के भी दूंगा। लेकिन सुनीता टस से मस नहीं हुई। आखिरकार मामला गांव के सरपंच के पास पहुंचा। तब सुनीता ने सारी बात सरपंच को बताई। सरपंच भी असमंजस में थे, क्योंकि सेठ उनका मित्र था, लेकिन वे अन्याय भी नहीं कर सकते थे। सेठ जी, आपके सौदे के मुताबिक आपको अपना हाथ काट कर देना होगा, या फिर 50 सोने के सिक्के देकर मामला निपटाना होगा। सेठ के होश उड़ गए। मजबूर होकर उसने 50 सोने के सिक्के दे दिए, लेकिन उसे यह हार स्वीकार नहीं थी। उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। लड़की, क्या तुम मुझसे चतुराई की शर्त लगाओगी? किस तरह की शर्त? हम दोनों एक एक अविश्वसनीय कहानी सुनाएंगे। जिसकी कहानी झूठी मानी जाएगी वह हारेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं, बदले में तुम्हें 50 सिक्के लगाने होंगे। मुझे मंजूर है। लेकिन 2 शर्तें और होंगी। पहली, हम दोनों एक दूसरे को झूठा नहीं कहेंगे। दूसरी, अगर कोई भी यह कहे कि कहानी सच है तो वही हारेगा। सेठ तैयार हो गया। सबसे पहले सेठ ने कहानी सुनाई। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया और कुछ ही दिनों में वहां एक पूरा मक्के का जंगल उगाया। जंगल इतना घना था कि लोग उसमें भटक जाते। एक दिन मेरी 10 बकरियां उसमें खो गईं। जब पूरे मक्के के बीज को निकलकर थोड़ बाजार में बेच दिया और कुछ अपने पास रखे, एक दिन अपनी पत्नी को मक्के की रोटी बनाने को कहा। जब मैंने मक्के की रोटियां खाई तो मेरे मुंह से वे बकरियां निकलकर कूदने लगी। गांव वाले हंसने लगे। सरपंच बोले, यह तो झूठा किस्सा है। हाँ हाँ, यह झूठी कहानी है। सेठ मन ही मन खुश हुआ। अब सुनीता को मेरी कहानी को सच मानना पड़ेगा, वरना वह हार जाएगी। वाह सेठ जी, आपकी कहानी सच है। आप जैसे लोगों के साथ तो ऐसे ही चमत्कारी घटनाएं होती रहती हैं। सेठ खुशी से चिल्लाया, मैं जीत गया। मेरे 50 सोने के सिक्के दो। अरे सेठ जी, पहले मेरी कहानी भी सुनो। अब सुनीता ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने अपने गांव के बीच में कपास का बीज बोया। अगले दिन वहां बादलों तक ऊंचा कपास का पेड़ उगाया। उसकी छाया पहाड़ों तक पड़ती थी। जब कपास पक गई तो मैंने उसे अपने भाई के साथ 50 घोड़ों पर लाद कर भेजा, लेकिन मेरा भाई और घोड़े रास्ते में कहीं खो गया। जिसके बाद खबर आई कि तुम्हारा भाई मर गया और मेरा भाई की हत्या कर दी गई थी, और वह हत्यारा और कोई नहीं बल्कि यही सेठ है। गांव वाले चौंक गए और सरपंच बोले, यह असंभव है, यह कहानी झूठी है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने खुद को फंसा हुआ पाया। अगर वह सुनीता की कहानी को झूठा कहता तो उसे 500 सोने के सिक्के देने पड़ते। अगर सच मानता तो उस पर हत्या का आरोप लग सकता था। बेचारा सेठ घबरा गया। सरपंच बोले, सेठ जी, जल्दी बताइए, क्या सुनीता सच बोल रही है? नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है। तो अब आप हार गए। लाइए, दीजिए मेरे 500 सोने के सिक्के। सेठ ने कांपते हाथों से सोने की थैली बढ़ा दी। ये लो और फौरन यहाँ से भाग जाओ। सुनीता ने सिक्के उठाए और जाते जाते कहा, सेठ जी, 2 बातें याद रखना। कभी किसी गरीब को ठगने की कोशिश मत करना और कभी किसी को अकल में छोटा मत समझना, वरना अगली बार यह तुम्हारे जीवन की आखिरी गलती होगी। गांव वाले हंसने लगे और सुनीता विजयी होकर घर लौट आई और घर आकर सारी बात अपने पिताजी को बताई। जब उसके पिता ने 550 सोने के सिक्के देखे तो खुशी से रो पड़े। बेटी, मुझे गर्व है कि तुम मेरी चतुर और समझदार बेटी हो।